काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। रामलाल और उसकी पत्नी गीता और उसका 30 साल का बेटा बंसी। रामलाल मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता था उसका आधा पैसा दान कर देता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे। माँ देखिए न पिताजी को, वो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया पिताजी ने? देखिए न माँ, पिताजी जो भी कमाते हैं उसमें से आधा पैसा दान कर देते हैं। अब इतनी महंगाई में हमारा घर कैसे चलेगा। बेटा, तेरे पिताजी दान नहीं करते, वे तेरे लिए जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में तुझे खुद म खुद पता चल जाएगा। बंसी समझदार था, वो अपनी माँ की बात मान लेता है। अरे भाग्यवान, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रामलाल अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद रामलाल को एक बैल दिखाई देता है और वह बैल रामलाल को मारने लगता है और कुछ ही देर में रामलाल की मृत्यु हो जाती है। माँ पिताजी कितना दान पुण्य करते थे, फिर भी उनको मरने से कोई रोक नहीं पाया। और बदले में उन्हें क्या मिला। बेटा, ये तो होनी है और होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद भगवान को यही मंजूर हो। माँ अब हमारा घर कैसे चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे। बेटा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगी। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। हाँ ठीक है माँ जी। गीता काम की तलाश में निकल जाती है और इधर बंसी भी घर से निकल जाता है। चलते चलते बंसी एक जंगल में पहुंच जाता है और थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। तब वह वृक्ष बंसी से बोलता है। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। मैं यमराज से अपने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछने जा रहा हूँ। बेटा मेरा भी एक सवाल है। वैसे क्या तुम मेरा सवाल यमराज जी से पूछ लोगे, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं आ जा नहीं सकता। जी बतलाइए क्या पूछना है। तुम पूछना कि मुझे यहाँ लगे हुए कई वर्ष बीत गए हैं और न ही मेरे पत्ते झड़ते हैं और न ही सूखती है। मैं इस बोझ के कारण काफ़ी परेशान हो गया हूँ। मेरी लकड़ियाँ भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। मैं इससे कब मुक्त हो पाऊँगा। ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। ऐसा कहकर बंसी आगे की तरफ निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते पर एक आधा सांप और आधा मनुष्य जैसा दिखने वाला जीव दिखता है और वह जीव बंसी से कहता है। डरो मत बेटा, मैं तुझे हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अपने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछने। ठीक है बेटा, मेरा भी एक सवाल यमराज से पूछ लेना। ठीक है, क्या पूछना है बताइए। बेटा कहने को तो मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरा शक्तियाँ समाप्त हो गई है और मैं इसी अवस्था में फंस गया हूँ। न मैं सांप बन पा रहा हूँ और न ही मनुष्य। आप पूछना कि मुझे इस योनि से मुक्ति कब मिलेगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका सवाल यमराज जी से पूछ लूँगा। और अब मैं चलता हूँ। चलते चलते वह एक खेत से होकर गुजर रहा होता है। तभी बंसी को एक किसान रोककर बोलता है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। मैं यमराज जी के पास अपने सवालों का जवाब लेने जा रहा हूँ। बेटा मैं काफ़ी समय से यहाँ पर खेती करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरा फसल खराब हो जा रहा है। क्या तुम मेरा यह सवाल यमराज जी से पूछ लोगे कि आखिर मेरा फसल खराब क्यों हो जाता है। जी ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। चलते चलते रास्ते में उसे एक कौवा पड़ा मिलता है जिसके सांसें चल रही होती है और उसका शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। बंसी उसके पास जाता है और कहता है।
क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरी मृत्यु नहीं आ रही है और मैं कुछ दिनों से ऐसा ही तड़प रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ। वहीं से ये पूछ लूंगा कि आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ये कहकर बंसी वहां से चला जाता है और चलते चलते बंसी यमराज के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यमराज जी, मेरे पिताजी का मौत का क्या कारण है? वह तो कितना दान पुण्य करते थे, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। ठीक है बेटा, कल तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और अब तुम भोजन कर लो, बहुत दूर से सफर करके आए हो। यमराज बंसी को पेट भर खाना खिलाता है। बेटा बताओ, तुम्हें और अब क्या चाहिए? जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे रास्ते में कुछ सवाल मिले हैं जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, बताओ क्या सवाल है? बंसी वह सारे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तुम जाते समय उन्हें ये सवाल के जवाब दे देना। यमराज बंसी के सारे सवालों का जवाब दे देता है और बोलता है। बेटा बंसी, अब तुम लौट कर जाओ। तुम्हारे घर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। और बंसी वहां से चला जाता है। बंसी पहले कौवा के पास जाता है। बेटा, तुमने मेरे बारे में यमराज से पूछा? हाँ, पूछा, और उन्होंने बताया आप अगले जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिसका आपको बहुत अभिमान था। तुम अपने शिष्य को ठीक से ज्ञान नहीं देते थे ताकि वो तुमसे ज्यादा ज्ञानी न हो जाए। वह ज्ञान आज तक तुम्हारे अंदर है। जब तक वो ज्ञान तुम किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। मैं इस अवस्था में कहीं जा नहीं सकता, तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें देता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद कौवा अपना सारा ज्ञान बंसी को दे देता है और कौवा को मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान लेने के बाद बंसी किसान के पास जाता है। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? जी हाँ, आपकी इतनी मेहनत के बावजूद आपका फसल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि आपको पहले कन्यादान करना पड़ेगा। आपके घर में एक 20 साल की बेटी है, पहले उसका विवाह कीजिए, उसके बाद अपना दूसरा कार्य कीजिए। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए इतना जल्दी रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगा? बेटा, मुझे अपने बेटी के लिए तुमसे अच्छा कोई और दूसरा वर नहीं मिलेगा। तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो और सुंदर भी हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किसान की बेटी से शादी करने के बाद वह दोनों चलते चलते सांप के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज जी से पूछा? हाँ, मैंने पूछ लिया। तो बताओ, मैं इस शरीर से कब छुटकारा पाऊंगा? आपको मोक्ष न मिलने का कारण आपके पास जो मणि है ना, वही है। यदि आप वो मणि किसी अच्छे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बेटा, मेरे नजरों में केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदार और अच्छे दिखाई देते हो। मैं अपना मणि तुम्हें ही सौंप कर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मणि लेने के बाद वह दोनों आगे चलते हैं और वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला या नहीं? हाँ हाँ, आपके सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। अच्छा बेटा, तो बताओ क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बताया कि तुम अगले जन्म में एक अत्याचारी मास्टर थे। तुम अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते थे। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के फीस भरते थे, परंतु तुम उन बच्चों से अपना घर के काम करवाते थे, जिसके कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाए
वे बड़े होकर मजदूरी करना चालू कर दी और उनकी हाय तुम्हें लग गई। तो क्या मुझे इस वृक्ष की योनि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? तुम्हारे अंदर बहुत शिक्षा है और तुम वो शिक्षा किसी को दे दोगे तो तुम अंदर से खाली हो जाओगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी शिक्षा को ठीक से समझ पाओगे और ग्रहण कर पाओगे, इसलिए मैं अपनी शिक्षा तुम्हें देकर जाता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बंसी अपनी पत्नी को लेकर अब घर की ओर निकल जाता है। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ना ढूंढा। कहाँ था इतने दिनों से? और बेटा, ये तेरे साथ ये बिटिया कौन है? माँ, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले आप अंदर तो चलिए। ठीक है बेटा, चल। बंसी को इतना ज्ञान मिल चुका था कि वह समझ गया था कि उसके पिता की आयु बस इतनी ही है। वो ये भी जान गया था कि उसके पिता द्वारा किए गए पुण्य उसे किस तरह मिले। उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो ये भी जानता था। वो सारी घटनाओं के बारे में अपनी माँ को बता देता है और वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों की मेड़ पर पड़ती, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही गांव की दिनचर्या शुरू हो जाती। गांव के चौक पर बने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रामू की चाय की दुकान। भैया, 2 चाय देना। बस 2 मिनट में देता हूँ। और बिस्कुट वगैरह चाहिए क्या? रामू का यही अंदाज गांव वालों को पसंद था। वह न सिर्फ चाय बनाता था, बल्कि हर ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनता, हंसता, सलाह देता, जैसे एक चाय वाला नहीं, दोस्त हो। रामू की जिंदगी दुकान और उसकी पत्नी राधा के इर्द गिर्द घूमती थी, पर राधा के लिए रामू एक बोझ था। वह अपने रूप और यौवन पर गर्व करती और अक्सर रामू को नीचा दिखाती। राधा, 1 गिलास पानी लाना। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? खुद जाकर पी लो। रामू कभी कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि राधा खुश नहीं है, लेकिन वह उसे खुश करने के लिए रोज मेहनत करता। एक दिन जब रामू दुकान पर था, मोहन उसके घर आया। मोहन राधा की पुराना आशिक था, जो अब शहर से लौटकर गांव आया था। उसकी चाल, बातें और नजरें किसी शरीफ आदमी की नहीं लगती थीं। आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी याद ही खींच लाई। तुम्हारे बिना जाना मुश्किल हो गया था, सो चला आया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। वो राधा के कमरे में बैठकर बातें करते, हंसते और राधा रामू की गैर मौजूदगी में मोहन को गोद में सुलाती। मैं अब और नहीं सह सकती। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। तो रामू को हटाना होगा हमेशा के लिए, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे रामू को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि रामू को रास्ते से हटाए बिना राधा और मोहन एक नहीं हो सकते। अब राधा रामू को अपनी चिकनी चूपड़ी बातों में फंसा रही है, ताकि रामू राधा की बातों में आ जाए और मोहन का प्लान कामयाब हो जाए। राधा रामू से झील जाने की जिद करती है, लेकिन रामू अब भी झील की तरफ जाना नहीं चाहता। तो राधा रामू से जिद करते हुए बोलती है, तुम्हें तो झील पसंद है ना, तो आज क्यों नहीं जा रहे हो? बोलो। राधा, आज दुकान में बहुत काम है, कल चले जाएंगे। आज बहुत मन कर रहा है, चलो ना। रामू मान गया। प्रेम में डूबे इंसान को संदेह नहीं होता। रामू ने जरा भी नहीं सोचा कि राधा चाल चल रही है। रामू को लेकर राधा झील के लिए निकल गई। झील के पास पहुंचकर राधा ने रामू से कहा, मुझे इस झील का पानी चाहिए, तुम ला कर दोगे? हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, अभी लाकर देता हूँ। रामू पानी लाने के लिए जैसे ही झील की ओर झुका, तभी राधा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। रामू झील की पानी में गिर गया और रामू को तैरना भी नहीं आता। तो रामू ने बोला, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता,
राधा, मुझे बाहर निकालो। पर राधा चुप खड़ी थी और इधर रामू झील की पानी में डूबकर मर गया। रामू के गायब होने की खबर गांव में फैल गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। राधा ने रोने का नाटक किया और कुछ ही दिनों में मोहन उसके घर आ गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा रास्ते का कांटा निकल गया। अब मैं और तुम दोनों ऐश करेंगे। पर धीरे धीरे मोहन का असली चेहरा सामने आने लगा। मोहन का मन राधा से भर गया और अब मोहन दूसरी औरतों के साथ रहता और देर रात में राधा के पास आता। मोहन, तुम अब दूसरी औरतों से मेल जोल बढ़ा रहे हो। मैंने तेरे लिए अपने पति को मार दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज। तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो, तभी तुमने अपने पति को मार दी। कल अगर मुझसे कोई बेहतर मिलेगा तो मुझे भी मार दोगे। जो औरत अपने पति को मार दिया उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक कुल्लटा हो, कुल्लटा। इतना कहकर मोहन चला जाता है और अब जाके राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। राधा अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और मोहन को भी पकड़वाता है और अपने गलती का पश्चाताप करता है। राकेश नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी सरला और 10 साल के बेटे रोशन के साथ रहता था। राकेश एक बहुत ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। तुम तो जानते ही हो, बरसात शुरू हो गई है। पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर तुम इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। तुम सही कह रही हो सरला, पिछली बारी के बरसात में बहुत परेशानी हुई थी। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। सरला, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही मरम्मत करवा दूँगा। इतना कहकर राकेश मालिक के पास चला गया। मालिक, तुम तो जानते ही हो, इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है, घर की छत जगह जगह से टूट रही है और मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में तो मैंने अपना घर का सारा सामान पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन इस बार मना कर दिया है। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने के तनख्वाह से काट लेना। राकेश, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी फैक्ट्री दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही है। इसी वजह से बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे ये फैक्ट्री बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए और कहीं काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे काम कहाँ मिलेगा? मैं तो आपसे थोड़े बहुत पैसे उधार मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। राकेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? राकेश, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कई सारा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा राकेश मायूस होकर अपने घर चला जाता है। सरला, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस बरसात उनका भी हाल हमारी तरह है। मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। इसलिए मुझे भी कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। अब काम ही नहीं है तो छत की मरम्मत कैसे होगी? सरला, तुम परेशान मत हो, कल जाकर जरूर काम ढूंढ लूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत की भी मरम्मत करवा लेंगे। अगले ही दिन राकेश काम की तलाश में निकल जाता है। उसकी नज़र एक बनिया की गोदाम पर पड़ती है। उसने सोचा, यहाँ जाकर पूछना चाहिए, जरूर कोई काम मिल जाएगा। फिर राकेश गोदाम के मालिक के पास जाता है। सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। क्या आपके दुकान पर कोई काम मिल सकता है? हमारे गोदाम पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है।
तुम इस तरह से काम कर सकते हो? सेठ जी, मैंने खेतों में काम किया है और निर्माण कार्य में भी मेरे पास अच्छा अनुभव है। मैं किसी भी तरह के काम करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे एक बार मौका दे दीजिए। आपको मेरा काम पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर कोई काम करता है। यहाँ खेती का काम नहीं होता, बल्कि गाड़ी से बोरे उतार कर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उस बोरे को उठाकर ग्राहक को देने पड़ते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कब से काम में आना है। फिलहाल देखो, हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। हाँ, भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए खेद है, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनकर राकेश मायूस हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राकेश जगह जगह काम ढूंढता है। काम की तलाश में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राकेश को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वह सोचता है, पूरा दिन हो गया, अभी तक कोई काम नहीं मिला। मैं सरला से कितने विश्वास से कहा आया था कि आज जरूर छत की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। नौकरी भी चली गई है। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। सरला मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। राकेश थक हार कर चाय की दुकान पर बैठ जाता है। तभी राकेश से एक आदमी कहता है, आज पेपर में आया है कि इस बार बहुत बारिश होगी। लगभग 1 महीने तक लगातार और बाढ़ होने का खतरा भी है। भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से फसलें मर जाएगी, गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, पेपर में लिखा हुआ है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे, पेपर वाले तो कुछ भी छाप देते हैं जिससे उसका अखबार ज़्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछले बार अखबार में छापा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे, मेरी दुकान भी पूरी तरह से डूब गई थी। दुकान में बारिश घुस गया था। पेपर में छपी बातों पर विश्वास मत किया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें पेपर में छपी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए कि कोई भी समस्या आए तो हम तैयार रहें। राकेश को ये दोनों आदमी की बातें अजीब लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सरला, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से रोशन की भी तबीयत बहुत खराब है। उसका सारा शरीर बुखार से गर्म हो रहा है। उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन सरला, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर मैं अपने बेटे के लिए दवाई कहाँ से लाऊंगा? कुछ ही देर में रोशन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अगर रोशन को इलाज नहीं मिला तो उसका तबीयत और भी बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ सरला, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसे में मैं रोशन के लिए कहाँ से दवाई लाऊं? तुम एक काम करो, हम राजू के यहाँ चलते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों राजू की घर की ओर चल पड़ते हैं। राकेश जोर जोर से राजू के घर को खटखटाने लगता है। जैसे ही राजू घर के बाहर आता है, राकेश राजू से कहता है, राजू भाई, मेरा बेटा रोशन बहुत बीमार है। अगर उसे कोई जल्दी से इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो।
मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राकेश, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरी घर की भी हालत ठीक नहीं है और घर के बहुत खर्चे हैं और कमाई भी उतनी नहीं है घर का खर्चा चल जाए। देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राकेश, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी परेशानी में मदद नहीं कर पाया, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। राजू भाई, ये केवल पैसों की बात नहीं है, ये मेरे बेटे का जीवन का सवाल है। क्या तुम मेरी इस गंभीर परिस्थिति में मदद नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे दया और सहायता की लायक नहीं है? राकेश, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात सही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कोई न कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर राजू घर के अंदर चला जाता है। राजू की पत्नी कहती है, कौन था दरवाजे पर इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? मेरा दोस्त राकेश था। उसका बेटा रोशन बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया पैसा देने के लिए। लेकिन राकेश बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा। उसने तुम्हारे मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उसे पैसे देने से क्यों मना कर दिया? अरे ओ भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो हर किसी का मदद करता फिरूँ। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती मैं केवल तब तक करता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फ़ायदा होता है। उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अगर उसे कुछ हो गया तो वो जाने और उसकी पत्नी जाने, और मेरे अलावा और भी तो बहुत लोग हैं, कोई न कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए। किसी पे भी मुसीबत आते देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये मेरी कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। उधर राकेश परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वाले से पैसे मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे पैसा उधार नहीं दिया। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वो खुद परेशान है और कुछ ने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसे हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी रोशन अपनी माँ से कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा शरीर पूरा कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चा बहुत गंभीर है। हालात गंभीर है तो मैं क्या करूं? हाँ, इसे भी तो पता चले कि गरीब बाप के घर पैदा होने से क्या होता है। मैं थक चुका हूं लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर। कोई पैसे उधार देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता मैं। ऐसा मत कहिए। तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। राकेश मुखिया जी के घर पहुंच जाता है और राकेश मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबसे पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। राकेश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी का मदद नहीं करता। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त साथ रहते हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा हो। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन राकेश, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है
कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वाले ने एक धंधा और बना लिया है। जो भी है मुंह उठाकर पैसा मांगने चला आता है, जैसे कि उसके बाप दादा रख कर गए हो। माफ करना राकेश, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर राकेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है। आज लोगों ने साबित कर ही दिया, कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। राकेश ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने राकेश को बेहोश देखा तो उसे राकेश पर दया आ गई। अरे ये तो बेहोश हो गया है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर दिख रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा कमजोर है। भला आदमी राकेश को अपने घर लेकर आता है और राकेश की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में राकेश को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना है। अरे भाई, तुम रास्ते पे बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी घर जाना ठीक नहीं होगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की और मुझे अपने घर ले आया, मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू को ही देखा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। सच में क्या आपको नहीं लगता लोग अपने फायदे के लिए जीते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या चाहे मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है। और तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। अचानक से मुझे चक्कर आ गया, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। अब आंखें खुली है तो आप मेरे पास हो। तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। एक काम करो, तुम जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी राकेश को बहुत सारे पैसा देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। पर भाई, मैं आपको तो जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैं देख लिया। आपने एक अनजान आदमी की इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाई, ऐसा भी क्या कर दिया? ये कोई बड़ा काम नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। राकेश जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में राकेश का बेटा ठीक हो जाता है।
एक दिन सरला राकेश से कहती है, तुमने बताया नहीं, पैसा कहाँ से लाए थे? सरला, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं। वो आदमी कौन था? मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उनसे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कुछ कारोबार कर लेना। आप सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। सरला, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम शुरू करूँ। मैं तो कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम समोसा बेचा करेंगे। तुम सही कहती हो सरला, समोसे हर आदमी को पसंद होते हैं। मैं अभी बाजार जाके सामान ले आता हूँ। कल से ही हम समोसे बनाना शुरू कर देंगे। राकेश बाजार जाकर सामान ले आता है और फिर अगले ही दिन समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देता है। अरे भाई राकेश, समोसा बेचना शुरू कर दिया? चलो एक समोसा तो खिलाओ, देखो कितना अच्छा समोसा बना है। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम मेरे पहले ग्राहक हो। ये लो, एक समोसा खाकर तो देखो कैसा बना है, फिर बताना मुझे। जैसे ही वो आदमी समोसा खाता ही रह जाता है। उसे समोसा बहुत ही अच्छा लगता है और वो 4 समोसे खा जाता है। अरे भाई जी, ये क्या मिला दिया है समोसे में? पेट तो भर गया लेकिन मन भर ही नहीं रहा है। ऐसा मन करता है कि 2-3 समोसे और खा लूं, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। कुछ ही दिनों में राकेश का समोसा फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके समोसा खाने आने लगते हैं और ये बात गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है। वो तुरंत राकेश की दुकान पर चला जाता है। वाह राकेश, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो कुछ दिन पहले लोगों से पैसे मांगते फिर रहे थे। एकदम से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास, जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, ये सब ईश्वर की देन है। उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वह हर किसी का ख्याल रखता है। अरे बात तो बहुत ज्ञान का कर रहा है। तेरे समोसे का नाम बहुत सुना है, जरा 1-2 समोसा तो खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी। सरला, मुखिया जी को जरा समोसे तो दो। जैसे ही मुखिया सरला के हाथों का समोसा खाता है, वो तो सरला का तारीफ करने लगता है। अरे बहुत लजीज समोसा है यार राकेश, तेरी पत्नी के हाथों में जादू है, जादू मानना पड़ेगा। मैंने ऐसा समोसा कभी नहीं खाया। अरे भाई, तुम्हारे समोसे के कितने पैसे हुए? अरे मुखिया जी, ये कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? ये तुम्हारा काम धंधा है, ये सब में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर गधा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। मुखिया राकेश को पैसा देकर चला जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और राकेश अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास जमा पूंजी भी अच्छी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ईश्वर की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों न मैं उस भला आदमी के उधार पैसे उसे दे आऊं। आप सही सोच रहे हो। उस भले आदमी ने इतनी कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप जाओ और उस भले आदमी के पैसे दे आओ। अब वो उसके घर पहुँचता है तो उसे वो भला आदमी नहीं मिलता है, उसे एक दूसरा आदमी मिलता है। राकेश उससे कहता है, अरे अरे ओ भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत दयालु था।
अरे भाई, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 20 सालों से मैं ही इस घर में रह रहा हूँ। अरे मुझे पूरा याद है, वो आदमी मुझे इसी घर में लेकर आया था। मैं इस घर में लगभग 3 घंटे तक रुका था। क्यों फिजूल की बातों से मेरा समय खराब कर रहा है? कितनी बार बताऊं, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं रहता। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। राकेश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है, सरला, आज मुझे अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उस घर में जहाँ वो भला आदमी लेकर गया था, वो वहाँ मुझे नहीं मिला, बल्कि मुझे एक अलग आदमी मिला। उसने कहा कि वो 20 सालों से उस घर में रह रहा है, उसके अलावा और कोई वहाँ नहीं रहता। क्या तुम पूरी यकीन से कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी घर में लेकर गया था? अरे हाँ हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस घर की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो आदमी मुझे उसी घर में ले गया था और मैं वहाँ पर करीब 3 घंटे तक रुका था। लेकिन आज मैं उस घर में जाकर देखा तो मुझे अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत जोर देकर कहा कि वो 20 सालों से वहीं रह रहा है, उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं रहता। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से वो मदद मिली थी। उसके बाद राकेश जरूरतमंदों की खूब मदद करने लगता है। कुछ ही दिनों में वो एक बड़ा सा घर बना लेता है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।